नमस्कार। क्लास 12 अकाउंटेंसी का अपना चैप्टर है एनपीओ। कल हमने कुछ प्रैक्टिस पे क्वेश्चंस ट्राई किए थे, आज एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चंस 4। देखिएगा अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चंस 4 क्या कह रहा है। तो हमको लिखा फॉर्म द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस, प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना है अलग अलग इंफॉर्मेशंस के बेस पर। सबसे पहले लिखा बैंक बैलेंस या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आवाज नहीं आ रही है? हेलो। हाँ, तो देखिएगा आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है, वहां से इनकम एंड एक्सपेंडिचर तैयार करना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर सबसे पहले लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेटवर्क एरर होगा बेटा, क्लियर नहीं दिख रहा है तो नेटवर्क एरर होगा, 1-2 सेकंड में तैयार हो जाएगा, 1-2 मिनट वेट करो आप। चलिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैश बैलेंस होता है जो आपको बैलेंस शीट में शो करना होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आता है। नेक्स्ट आता है सब्सक्रिप्शन, आप लिखोगे बाय सब्सक्रिप्शन 25,000। अब आपके पास 3 अलग अलग अमाउंट दे रखे हैं सब्सक्रिप्शन के, 2015-16 का भी है, 16-17 है और 17-18 भी है। तो आप यहाँ पे 2016-17 लोगे क्योंकि हमारा करंट ईयर 16-17 है। अब आप देखोगे नीचे आपको एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, आपको लिखा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 1000 रुपीज, मतलब इस साल का सब्सक्रिप्शन 1000 रुपए बाकी था। आप ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1000 रुपए, अमाउंट हो गया 26,000। नेक्स्ट लिखा है डोनेशन, देखिए डोनेशन लिखा हुआ है डोनेशन। अब डोनेशन के अंदर आपको नीचे लिखा हुआ है डोनेशन रिसीव फॉर द एंडोमेंट फंड। आपका डोनेशन एक स्पेशल पर्पज से रिसीव हुआ है, इसी कारण आप इसे लायबिलिटी में शो करोगे, ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। हमने ये पहले से पॉइंट क्लियर कर रखा है कि जब कोई दान किसी विशेष कार्य के लिए प्राप्त होता है तो उसे हम बैलेंस शीट में लेके जाते हैं, ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो आपका डोनेशन आपको बैलेंस शीट में शो करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है रेंट ऑफ हॉल, लिखोगे आप बाय रेंट ऑफ हॉल और अमाउंट है आपके पास में 5,000। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 2000। फिर लिखा है सेल्स ऑफ फर्नीचर, तो सेल्स ऑफ फर्नीचर यहां नहीं आता, वो एग्जस्ट होती है, यहां नहीं लिखना है आपको। अब हम एक्सपेंसेस साइड क्लियर करते हैं। सबसे पहले लिखा परचेज ऑफ मशीनरी, नहीं आएगा, मशीन असिस्ट होती है और असिस्ट यहां नहीं लिखते हैं। सैलरी आपको लिखनी होगी 2 सैलरीज, 8,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ आपको। नेक्स्ट है रेंट, टू रेंट, देखिए आपको रेंट से रिलेटेड एक पॉइंट दिया हुआ है, आपको लिखा किराया प्रति माह 1000 रुपए, किराया प्रति माह 1000 रुपए है। देखिएगा एक महीने का 1000 रुपए, आप 12 महीने यूज करते हो, आपने पेमेंट किया 13,000 रुपए। यदि हम 12 महीने का किराया निकालते हैं तो हमारा पैसा बनता है 12,000 रुपए, महीने का 1000, उस तरह से किराए का अमाउंट कितना बनता है 12,000, और आपने पे किया 13,000, मीन्स एक्स्ट्रा पेमेंट किया, इसका मतलब वो एडवांस है, प्रीपेड है, हम यहां से लेस करेंगे सॉरी, एडवांस या प्रीपेड 1000 रुपए लेस कर दिया, आपका अमाउंट बचेगा 12,000। नेक्स्ट है आपके पास एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, आप लिखोगे टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, अमाउंट है आपके पास 3,000। अब आप देखोगे एक एडजस्टमेंट लिखा हुआ है मनोरंजन व्यय के बकाया 500 रुपए, आउटस्टैंडिंग फॉर एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 500, आपका आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होता है
500 रुपए आपको ऐड करने हैं, टोटल अमाउंट हो गया 3,500 रुपए। नेक्स्ट है आपका परचेज ऑफ 5% गवर्नमेंट पेपर। देखिए गवर्नमेंट बॉन्ड आपके लिए असिस्ट होती है, इन्वेस्टमेंट है, आप यहाँ पे नहीं लिखोगे लेकिन उसका इंटरेस्ट आएगा। कल के क्लास में हमने समझाया था, या फिर आज हम फिर उसको समझा देते हैं कि यदि आपके पास में एफडी, इन्वेस्टमेंट, लोन, इन सबके साथ रेट और डेट दिया गया है, रेट और डेट दिया गया है, तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना कंपलसरी होगा। आपको इनके साथ रेट और डेट दी हुई है तो ब्याज कैलकुलेट करना कंपलसरी है, बिना सोचे समझे आपको ब्याज निकालना ही पड़ेगा। चाहे वो आपकी एफडी है, बैंक डिपॉजिट है, गवर्नमेंट पेपर है, बॉन्ड है, इन्वेस्टमेंट है, लोन है, कोई भी क्यों नहीं हो, आपको उसके साथ यदि रेट और डेट दिया हुआ, जैसे इस पृष्ठ में दिया हुआ है, आपको लिखा परचेज ऑफ 5% गवर्नमेंट पेपर, 5%, रेट इज 5% और डेट दिया हुआ है 1 अक्टूबर 2016, 1 अक्टूबर। तो आपको यहां इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमने यहां देखा हमारे पास में टोटली आपका इन्वेस्टमेंट था 15,000। आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? 15,000। 15,000 का 5% कितने महीने होंगे? तो आपका ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल को, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 अक्टूबर को आपने परचेज किया है, तो आप 1 अक्टूबर से काउंट करोगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटली 6 महीने ऐसे होंगे जिसके लिए आपको इंटरेस्ट निकालना है। 375 रुपए बनता है। आप इसको सॉल्व करोगे तो 375 रुपीज बनता है। आप यहां लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट पेपर 375 रुपए। देखिए ये इंटरेस्ट 375 बेटा, 3,750 नहीं, एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया आपके, 375 ये एकड़ है। गवर्नमेंट पेपर हमारे लिए इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम होती है, इस बात का ध्यान रहे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको लिखा सन्ड्री एक्सपेंसेज, आपको सन्ड्री एक्सपेंसेज देखना है। सन्ड्री एक्सपेंसेज हमारे पास में 5,000 था, खर्च है, आप लिखोगे 2 सन्ड्री एक्सपेंसेज 5,000। ये तो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट कंप्लीट होता है, बैलेंस दिया हुआ है जो आप यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करते हो। अब हमारे एडजस्टमेंट को एक बार फिर देख लेते हैं। पहला ही एडजस्टमेंट लिखा है कि आपको सभी संपत्तियों पर 10% मूल्यह्रास लगाना है। सारी असिस्ट पर 10% लगाना है। सारी असिस्ट मींस आपके पास जितनी भी असिस्ट दे रखी है उन सब पर भी आपको 10% इंटरेस्ट, वो डेप्रिसिएशन लगाना है। तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए खर्च होता है, हम यहां लिखते हैं 2 डेप्रिसिएशन। अब हमारे पास अलग अलग असिस्ट है, एक तो मशीन दे रखी है और एक फर्नीचर है हमारे पास में। 2 अलग अलग असिस्ट है हमारे पास, मशीन और फर्नीचर। हम पहले कैलकुलेशन करते हैं मशीन का। आपने मशीन खरीदी है 10,000 रुपए की, 10,000 की मशीन खरीदी है आपने। कब खरीदी है? 1 जुलाई को। देख लीजिएगा आपके सवाल में दिया हुआ है 1 जुलाई को खरीदी है, और आपका डेप्रिसिएशन रेट है 10%। तो 1 जुलाई को खरीदी मतलब 9 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने हो गए। 10,000 का 10% 9 महीने के लिए जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा अमाउंट बनता है 750 रुपए। तो आपका मशीन का डेप्रिसिएशन बना 750 रुपए। ठीक इसी प्रकार से फर्नीचर का करते हैं। फर्नीचर देखो, फर्नीचर से रिलेटेड एक पॉइंट दिया हुआ है, फर्नीचर का आधा भाग बेच दिया है। आपको सवाल में लिखा है फर्नीचर का आधा भाग बेच दिया, थोड़ा सा उस सवाल में मिसप्रिंट है। जो आपको डेट दे रखी है, हाँ ये लिखा ना आपको कि बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 2016 ₹30,000,
हाफ ऑफ फर्नीचर इज सोल्ड ऑन 30 जून। आप इस जून को सितंबर कर लीजिएगा, इस सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 30 सितंबर है, ये 6 नहीं 9 है। तो हमारे पास सवाल कुछ इस तरह से बन जाता है कि बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 2016 इज 30,000 एंड हाफ ऑफ फर्नीचर इज सोल्ड ऑन 30 सितंबर। तो हमारा आधा भाग 30 सितंबर को बेचा गया है, 30 सितंबर को बेचा है। तो हम यहां देखते हैं आधा मीन्स 15,000 का डेप्रीशिएशन लगा 6 महीने के लिए और 15,000 का डेप्रीशिएशन लगेगा पूरे साल के लिए। फिर से समझते हैं, देखिए बेटा टोटल डेप्रीशिएशन, टोटल फर्नीचर था 30,000 का, जिसका आधा भाग मतलब 30 का आधा कितना हुआ 15,000। 15,000 6 महीने बाद बेच दिया, मींस हम 30 सितंबर को बेच रहे हैं तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर मींस 6 महीने का डेप्रीशिएशन लगेगा। 15,000 का 10% 6 महीने के लिए 750 रुपए, और बाकी के जो 15,000 बचेंगे वो पूरे साल भर चलेगी। जो मशीन आपने 15,000 में, जो फर्नीचर 15,000 का बेच दिया है, उसके अलावा बाकी बचेगा वो पूरे साल के लिए चलेगा। तो हमारे पास एक्स्ट्रा जो 15,000 का फर्नीचर है वो पूरे साल के लिए चलाएंगे। तो 15,000 का 10% 1,500 रुपए, मीन्स आपके पास टोटल डेप्रीशिएशन आएगा 2,250 रुपए फर्नीचर का। फर्नीचर का डेप्रीशिएशन आ गया 2,250 रुपए, जो हम यहाँ पे लिखेंगे 2,250 रुपए। अब 750 मशीन का, 2,250 फर्नीचर का, टोटल हो गया 3,000 रुपए, जो डेप्रीशिएशन का वैल्यू है। डेप्रीशिएशन का वैल्यू आ गया 3,000 रुपए। अब आप देखोगे आपने फर्नीचर बेचा भी है, कुछ चीजें आपको अपने लेवल पे उसको समझना होगा। हमने फर्नीचर बेचा है, अब फर्नीचर बेचा है तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, क्योंकि कॉमन सी बात है जब कोई असेस्ट बिकती है तो या तो प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, कुछ नहीं होता है। तो एक बार हम देखेंगे तब पता चलेगा कि हमें क्या हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक काम कीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में इजी रहेगा। मैं इसको साफ करूंगा, इसीलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिया होगा इतने टाइम में, तो चलिए समझिएगा। हम कैलकुलेशन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल्स ऑफ फर्नीचर। दिखेगा आपकी कॉस्ट कितनी थी 15,000, क्योंकि आपने तो आधा ही बेचा है, पूरा थोड़ी ना बेचा है। तो हमारी कॉस्ट कितनी है 15,000 रुपए। यहां से आप लेस करोगे डेप्रीशिएशन, इस साल का डेप्रीशिएशन लेस कर दिया। जो मशीन आपने बेची है उसका डेप्रीशिएशन हमारे पास में आया था 750 रुपए। जो फर्नीचर बेचा था उसका डेप्रीशिएशन कितना आया था 750 रुपए। तो पीछे बचा 14,250 रिटर्न डाउन वैल्यू है हमारी ये। वंस अगेन वी आर, वापस समझते हैं इसको। कॉस्ट थी 15,000, जिसमें से आपने डेप्रीशिएशन लगाया 750 रुपए, तो पीछे कितना बचा 14,250 रुपए। अब यहां से आपको सेल्स प्रोसीड्स कितनी रिसीव हो गई, आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखना, आपको लिखा हुआ है सेल्स ऑफ फर्नीचर 10,000 रुपए, मतलब फर्नीचर बेचने से आपको 10,000 रुपए मिला है। हम ये कहते हैं कि हमारा फर्नीचर था 14,250 रुपए का, हमने बेचा तो हमें वैल्यू रिसीव हुई है 10,000 रुपए। 14,250 का फर्नीचर जब आप 10,000 में बेचोगे तो आपको प्रॉफिट होगा लॉस होगा, आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा। आपका फर्नीचर था 14,250 रुपए का, आपने उसे बेचा है 10,000 रुपए में, आपको क्या होगा लॉस होगा। वेरी नाइस, 4,250 रुपए का लॉस हो गया। आप यहां दिखाओगे, इस साइड में दिखाना है, टू लॉस ऑन सेल्स ऑफ फर्नीचर 4,250 रुपए। अब आप इसका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे,
आप इसको इसका बैलेंसिंग फिगर निकालना है, और जो साइड कम आती है मीन्स ये साइड कम आती है तो आप इसके लिए सरप्लस लिखते हो, ये कम आएगी तो डिफेक्ट लिखते हैं, बाय डिफेक्ट। मैंने इसका कैलकुलेशन किया है, आप खुद कर लीजिएगा इसका कैलकुलेशन, आंसर आ जाएगा इसका। तो ये था आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस 4। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट इससे आगे बढ़ते हैं, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। न्यूमेरिकल 5 ट्राई करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिएगा आपका सवाल क्या कह रहा है। प्रश्न में आपको लिखा है From the following information, prepare the income and expenditure account for the year ended 31st March 2017 and balance sheet on 31st March 2017. In these questions, we have to prepare the income and expenditure and balance sheet, दोनों बनाना है आपको। कल हमने एक सवाल करवाया था जिसमें बैलेंस शीट भी समझाई थी और इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी समझाया था। एक बार फिर उसी के बेस पे हम इसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है और अदर इंफॉर्मेशन भी है, तो हम एज ए रिसिप्ट एंड पेमेंट के बेस पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपको मैं एक बार नहीं हर बार यही कहता आया हूं, बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश बैलेंस होता है और वो बैलेंस शीट में जाएगा। सब्सक्रिप्शन लिखेगा, सब्सक्रिप्शन इनकम होती है बाय सब्सक्रिप्शन। अब आपको यहाँ पे 5 लाख दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन का। नीचे एडजस्टमेंट देखोगे, आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट दिया हुआ है। क्या एडजस्टमेंट है? तो आपको लिखा हुआ है वर्ष के अंत में बकाया चंदा 70,000 रुपए। वर्ष के अंत में बकाया चंदा 70,000 रुपए। उससे पहले वाली लाइन में लिखा हुआ है वर्ष के प्रारंभ में खेल सामग्री 1,40,000, खेल मैदान 8 लाख और बकाया चंदा 45,000 रुपए। मतलब आपको वर्ष के प्रारंभ में भी बकाया चंदा था, अंत में भी है। आपको याद होगा हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस होता है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होता है। तो हम यहां से लेस करेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और ऐड करेंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। हम ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों एडलेस करेंगे। आपके पास में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 45,000, क्लोजिंग है 70,000। अब आप इसको लेस करोगे, इसको ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 5,25,000 रुपए। देखिए बेटा, आप करने की कोशिश करना। कैलकुलेशन कुछ ऐसी है कि जो हम साथ में एडजस्ट कर लेते हैं, समझने की कोशिश करना आप लोग। ये समझ में आया आपको? हम इसका एडजस्टमेंट पहले से ही बता चुके हैं। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस होता है, क्लोजिंग ऐड होता है, तो हमने ओपनिंग ऐड कर लिया, सॉरी ओपनिंग लेस कर दिया, क्लोजिंग ऐड कर दिया। नेक्स्ट लिखा हायर ऑफ ग्राउंड। आप लिखोगे बाय हायर ऑफ ग्राउंड। इसका मतलब होता है मैदान का किराया, जो आपके पास प्ले ग्राउंड है उसका किराया है, अमाउंट है 50,000 रुपए। नेक्स्ट आपके पास में है सेल्स ऑफ ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल, नहीं आएगा, असिस्ट थी वो बेची है आपने। लाइफ मेंबरशिप फी नहीं आती है, वो आपकी कैपिटल में ऐड होगी। सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट ये भी नहीं आता है क्योंकि स्पेशल डोनेशन है। डोनेशन, अब आपके डोनेशन रिसीव हुआ है 10 लाख रुपए, ये भी नहीं आएगा क्योंकि उसके नीचे आपको एक एडजस्टमेंट लिखा हुआ है। क्या एडजस्टमेंट है? तो आप सेकंड पॉइंट पढ़िएगा, आपको लिखा सरप्लस ऑन अमाउंट अकाउंट ऑफ टूर्नामेंट एंड डोनेशन विल बी केप्ट इन रिजर्व फॉर द पेविलियन पर्पज। आपको लिखा है टूर्नामेंट से प्राप्त आधिक्य एवं दान को पेविलियन निर्माण हेतु संचित रखना है। जो भी आपका सरप्लस, जो मतलब डोनेशन रिसीव हुआ है, वो सारा का सारा पैसा आपको पेविलियन बनाने के लिए है। पेविलियन बनाने मतलब आपके लिए असिस्ट क्रिएट करना है। इट इज अ स्पेशल डोनेशन, इट इज द रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट, तो आपको यहाँ पे नहीं लिखना है। एंट्रेंस फी, अब एंट्रेंस फी में क्या लिखा है? आपको एंट्रेंस फीस में लिखा है कि प्रवेश शुल्क पूंजीकृत करना है, कैपिटलाइज करना है। तो कैपिटलाइज करोगे तो इसका मतलब आपको वहां लेके जाना है।
नेक्स्ट एक आपका ये जो पॉइंट लिखा है स्पोर्ट मटेरियल वाला, इसको हमने एज ए इनकम माना है और हम यहाँ पे लिखेंगे बाय स्पोर्ट मटेरियल, सेल्स ऑफ स्पोर्ट मटेरियल 25,000। देखिएगा अब हम थोड़ा सा आगे समझते हैं पेमेंट साइड से। सबसे पहले लिखा टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। सबसे पहले आपको लिखा है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। देखिए टूर्नामेंट के लिए आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था, इसीलिए हम टूर्नामेंट एक्सपेंसेस यहाँ नहीं दिखाएंगे। हमारे पास 1,20,000 का टूर्नामेंट सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ और उसमें से 75,000 खर्च कर दिया है, तो हम यहाँ पे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमारा एडिशनल एक्सपेंसेस अभी तक हुआ भी नहीं है, इतना खर्चा है भी नहीं हमारे पास में कि हम यहाँ पे उसको दिखा सके, तो इसको छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट लिखा अपकीप ऑफ फील्ड टू अपकीप ऑफ फील्ड। इसका मतलब होता है कि मैदान का रख रखाव, मतलब आपको मेंटेनेंस करना है। मेंटेनेंस के लिए आपका अमाउंट लगा 2 लाख रुपए, तो आपको लिखना 2 लाख रुपए। नेक्स्ट है हमारे पास में हाँ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, आपको लिखना 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अमाउंट है 40,000। नीचे एक एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, स्टेशनरी से रिलेटेड आपको लिखा स्टेशनरी का अंतिम स्टॉक 10,000 रुपए है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। और आपको पता ही है क्लोजिंग स्टॉक हम क्या करते हैं, लेस करते हैं ना, हमने समझा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक यहां से आपको लेस करना है, तो हम यहां से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक 10,000, पीछे बचा 30,000। नेक्स्ट आता है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, सेम आएगा टू इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी आपके पास में है 12,000 रुपए। नेक्स्ट आपके पास में आता है हार्मोनियम, मैंने आपको हार्मोनियम पहले भी बता चुका हूं, एक्सपेंसेस होता है। हार्मोनियम आपके पास में है 58,000 रुपए। नेक्स्ट उसके बाद में है ग्रास सीड्स एंड सॉइल, टू ग्रास सीड्स एंड सॉइल। ये क्या होता है, तो आपके मैदान मतलब प्ले ग्राउंड है, तो वहां पे आपको घास लगानी है, कुछ बीज डालना है, उस प्रकार का खर्चा है। एक्सपेंसेज होता है 40,000 रुपीज। उसके बाद में है आपका इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, परचेज ऑफ स्पोर्ट मटेरियल नहीं आएगा, बैलेंस नहीं आएगा। नीचे लिखा हुआ है वर्ष के प्रारंभ में खेल सामग्री 1,40,000 थी, मैदान ठीक है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस का ठीक है, ये हो गया। आगे एक लाइन लिखी है खेल सामग्री का 50% अप्लीकेट करना, मतलब आपको 50% राइट ऑफ करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू स्पोर्ट मटेरियल रिटर्न ऑफ एज ए डेप्रीशिएशन है। ये 1,40,000 पहले से था, 2,15,000 का अभी खरीदा, जिसका 50% आपको राइट ऑफ करना है 1,77,000। कैसे हुआ, 1,40,000 प्लस 2,15,000, इसका 50% निकाल दिया 1,77,000। अब आप इसका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो आप लिखोगे टू सरप्लस। बैलेंसिंग फिगर आप निकालोगे तो आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा 82,500, इट इज अ सरप्लस फॉर दिस अकाउंट। इसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट। देखिएगा आपको बैलेंस शीट कैसे तैयार करनी है, ध्यान दीजिएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाद अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। ध्यान से देखिएगा, बैलेंस शीट बनाने से पहले आपको अपने सवाल में सबसे पहले ये देखना होगा कि आपके पास क्या कैपिटल फंड है या नहीं है। यदि सवाल में कैपिटल फंड दिया हुआ है तो आपको उसके लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कैपिटल फंड नहीं है तो फिर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। कैसे बनाते हैं, पहले हम इस सवाल को देखते हैं, हमारे पास में कैपिटल फंड है या नहीं है। तो आप देख पा रहे हो आपके पास कहीं कैपिटल फंड लिखा हुआ नहीं है, तो आप पहले इसके लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे। हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल
2016, 1 अप्रैल 2016 को जो जो आपके पास वैल्यू था उसको लिखना है। जैसे आपके सबसे पहले आपके पास में था कैश, आपने लिखा कैश। देखो जब रिसिप्ट एंड पेमेंट है उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ वही आपका कैश बैलेंस होता है, और आपके पास में कैश बैलेंस दिया हुआ है 20,000, तो आपने लिखा 20,000। नेक्स्ट आपके पास में एक स्टार्ट में लिखा हुआ है स्पोर्ट मटेरियल, आप लिखोगे स्पोर्ट मटेरियल 1,40,000 रुपए। उसके अलावा आपके पास में था एक प्लेग्राउंड 8 लाख रुपए का, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ था 45,000 रुपए। आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 45,000 रुपए। नेक्स्ट आप देखोगे आपके पास एक बाय की साइड में भी लिखा हुआ है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है। बैंक का ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, जो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए लायबिलिटीज होती है, आप लिखोगे बैंक ओवरड्राफ्ट 25,000। अब आप इसका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, आपके पास कैपिटल फंड आ जाएगा, कैपिटल फंड। आप इसका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, आपके पास कैपिटल फंड आएगा, और आप जैसे कैलकुलेशन करो कितना आता है, 9,80,000 रुपए आपका कैपिटल फंड आ गया, जो आपका बैलेंसिंग फिगर था। इसी का आपका बैलेंसिंग फिगर था 9,80,000। अब हम इसका बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। सबसे पहले आपको लिखना है कैपिटल फंड 9,80,000, ऐड करोगे इसमें सरप्लस 82,500। 9,80,000 में आपको सरप्लस ऐड करना है 82,500। उसके अलावा आप इसमें ऐड करोगे एक एंट्रेंस फी, क्योंकि आपको एंट्रेंस फी को कैपिटलाइज करना है, तो एंट्रेंस फी को भी इसी के साथ में ऐड कर लीजिएगा। आपने लिखा ऐड एंट्रेंस फीस। आप चाहो तो इसको अलग से दिखा सकते हो, और आप चाहो तो इसके साथ में भी जोड़ सकते हो, दोनों आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप चाहते हो कि मुझे अलग से दिखाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अलग से लायबिलिटी साइड में दिखा सकते हो, और यदि आपकी इच्छा है कि नहीं हमको उसको कैपिटल में ही जोड़ना है, तो जैसे आपकी इच्छा, दोनों ही सही है। हमने इसको कैपिटल फंड में ऐड कर लिया, अमाउंट हो गया आपके पास में 10,87,500 रुपए। आप इसका टोटल करोगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10,87,500। अब आप देखोगे आपके पास में और क्या क्या दिया हुआ है, तो जो क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं उन्हीं को हमको लिखना होगा। जैसे सबसे पहले आपके पास कैश दिया हुआ था, कैश बैलेंस है आपके पास, रिसिप्ट एंड पेमेंट का क्लोजिंग बैलेंस कैश दिया हुआ है, वो है आपका 1,35,000 रुपए, 1,35,000। नेक्स्ट आपके पास में है नेक्स्ट आगे लिखा आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। हम लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो करंट ईयर का है 70,000, जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग था वो है आपका 70,000। उसके अलावा आपके पास में है प्लेग्राउंड। आपने प्लेग्राउंड में कोई चेंज नहीं किया है, ना तो आपने एडिशनल परचेज किया ना ही बेचा है, तो आप एज इट इज 8 लाख रुपए दिखाओगे प्लेग्राउंड का। आपका आता है स्पोर्ट मटेरियल। देखिए स्पोर्ट मटेरियल के अंदर आपने कुछ कैलकुलेशन की है, आपको याद होगा हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया, उस समय हमने इसको किया था 1,40,000 का स्पोर्ट मटेरियल पहले से था, 2,15,000 का अभी खरीदा था, उसका 50% आपने राइट ऑफ कर दिया था। 50% आपने राइट ऑफ कर दिया, मतलब 50% आपने यहां से हटा दिया था, एज ए डेप्रिसिएशन लगाया था, तो पीछे बचा 50%। तो आप यहां पे दिखाओगे ओनली 1,77,000, 1,77,000 आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाया था, और इनकम यहां पर भी आपको 1,77,000 ही दिखाना है। उसके अलावा आपने
एक स्टेशनरी का स्टॉक पड़ा है, तो आप लिखोगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, वो आपके पास में था 10,000 रुपए। एक आपको इन्वेस्टमेंट दिए हुए हैं 10 लाख रुपए के, हम यहां लिखेंगे इन्वेस्टमेंट 10 लाख। हाँ, इसके बाद अब हम लायबिलिटी साइड को देखते हैं, तो आपको डोनेशन रिसीव हुआ था, इस इन्वेस्टमेंट के लिए था डोनेशन 10 लाख। एक आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था फॉर टूर्नामेंट 1,20,000 का, जिसमें से आपने 75,000 खर्च कर दिया था, पीछे बचा 45,000। एक आपके पास में था लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फी दिखा हुआ था, वो है अमाउंट आपके पास 60,000। ये सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब आई थिंक और कोई नहीं बचा है। आप इनका टोटल लगाओगे, आपके पास टोटल आ रही है 21,92,500 रुपए। 21,92,500 रुपए, ये आपका बैलेंस शीट कंप्लीट होता है। तो हमने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया, क्लोजिंग बनाया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको आपको नोटबुक में लिखना होगा। देखिएगा, आपको इस सवाल के माध्यम से हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट समझा है। इस चैप्टर को थोड़ा सा हम डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि यदि हम बोर्ड के एग्जाम पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इस टॉपिक में से हमारे पास बड़ा सवाल नहीं आता है। हम देखते हैं कि इसका मतलब जो कह सकते हैं कि जो 6 नंबर का है, तो वो ऐसा प्रश्न नहीं आएगा। इसमें से प्रश्न बनते हैं 2 नंबर के, 4 नंबर के। अब 2 नंबर और 4 नंबर में इतना बड़ा प्रश्न नहीं पूछते आपको। कारण ये रहता है कि टाइम बाउंडेशन रहता है ना एग्जाम के लिए। पूरा एग्जाम के लिए टाइम बाउंडेशन को ध्यान में रखते हुए अलग अलग पैटर्न है। अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट इस चैप्टर में से 4 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स के टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हमें छोटे छोटे प्रश्न ट्राई करना है। अभी तक हमने इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझा है। हमने कॉन्सेप्ट के बेस पर इस चैप्टर को कंप्लीट किया है कि इस चैप्टर में हमको रिसीप्ट एंड पेमेंट कैसे बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे बनाना, बैलेंस शीट कैसे बनानी, एडजस्टमेंट कैसे करने हैं, वो सारे ही पॉइंट हमने सॉल्व कर दिए हैं। अब हम इससे रिलेटेड मैं आपको आज प्रैक्टिस दे रहा हूं। आप उस प्रैक्टिस को सॉल्व करोगे, ट्राई करोगे, उन सवालों को हल करने की कोशिश करोगे। यदि कोई समस्या रह रही है, समझ में नहीं आ रहा है, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आप उस सवालों को हल कीजिए और हमें सेंड कीजिए। मैं आपको शाम तक क्वेश्चंस भेज दूंगा, चाहे आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपको पर्सनली दे देंगे। बाकी आप चाहो तो मैं उसकी मतलब टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके भी देख सकते हो। वहां भी मैं उस प्रश्नों को या उस पीडीएफ को वहीं अपलोड कर लूंगा, आप वहां से भी देख कर इसको समझ सकते हो। हम उन प्रश्नों को लेकर आएंगे जो बोर्ड में आ चुके हैं या बोर्ड में आने टाइप है। बोर्ड के अकॉर्डिंग हम प्रश्नों को थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम में कौन सा प्रश्न आता है। भाई हमने अभी तक तो सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, अब हमें वो समझना है कि एग्जाम में क्या आता है। क्या इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं? तो नहीं पूछे जाते, कम आते हैं। कारण ये है कि इतना बड़ा प्रश्न नहीं पूछेंगे आपको। पर्टिकुलर एक एक अकाउंट पूछा जाता है, एक एक चीज को पूछी जाती है। तो किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं, हम उन सवालों को आपको भेजेंगे। आप खुद ट्राई कीजिएगा, समझने की कोशिश करना। नहीं समझ में आते हैं तो हम उन प्रश्नों को फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। साथ में आपको काम क्या करना है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि आप ट्राई क्या करोगे। तो आपको एक तो 6 न्यूमेरिकल ट्राई करना है, इसी से रिलेटेड है, इससे जैसा का जैसा है। और आप कोशिश कीजिएगा पेज नंबर 339, आपकी बुक का पेज नंबर है 339, उस पर आपको दिया हुआ है 16 क्वेश्चंस। वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है 16 नंबर, उसको आपको ट्राई करना है। उसके अलावा हमने जो प्रश्न पहले छोटे छोटे करवा रखे हैं उनको फिर से रिवाइज करना है। ये चैप्टर कंप्लीट होता है, हम अपनी अगली क्लास में नया चैप्टर लेकर आएंगे, वो होगा जॉइंट वेंचर। आप इस चैप्टर से रिलेटेड हमारी जितने वीडियो है उन सबकी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे आपको ये पूरा चैप्टर एक साथ में पढ़ने को मिल जाएगा। पूरा चैप्टर एक साथ में देखिएगा, इससे रिलेटेड ट्राई प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि इस चैप्टर जल्दी से आपको समझ आ जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन फ्यूचर भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। तो आई होप आप मेरी बात बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे हो और प्रयास करोगे इसको समझने के लिए। ठीक, धन्यवाद।